अस्माकम् अतिथयः सम्प्राप्ताः सन्ति। वयम् उत्थाय करतलध्वनिना महोदयानां सर्वेषामपि अतिथीनां हार्दं स्वागतं कुर्मः। सम्प्रति अतिथयः निवेदयन्ते यत् सरस्वती मातुः पुरतः दीपप्रज्वालनं कृत्वा एतस्य अष्टोत्तर-1,000 सम्भाषण शिबिराभियानस्य समापन समारोहस्य शुभारम्भं कुर्वन्तु। हरे ओम अपरंभन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इखवियो दिव्याधि महारथो वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो बरेखातु फलावत्यो न ओखधायाः पच्यन्ताञ्जो गक्षेमो नः कल्पता ध्येय मंत्रः पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। आतंकवादेन आतंकिते जम्मू काश्मीरे पहलगाम नामके स्थाने अस्माकं सुहृदाः अकारणेन मारिताः। वयं सर्वे उत्थाय तेषां स्मरणार्थम् एकनिमेषस्य मौनं कुर्मः।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। अद्य अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिरूपेण देशस्य यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान् अमित शाह महोदयः अस्ति। महोदयः राजनीतेः राष्ट्रनीतेः वर्तमानकालस्य चाणक्यः। तादृशः जगत्प्रसिद्धः एवं गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदयः अद्य मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः अस्ति इति अस्माकं कृते गौरवास्पदः विषयः। देहल्यां 2019तमे वर्षे विश्वसम्मेलने महोदयस्य समयः अस्माभिः प्राप्तः आसीत्। राममन्दिरस्य ऐतिहासिक निर्णयकारणेन महोदयः आगन्तुं न शक्तवान्। वयं देहलीजनाः चिरकालात् महोदयस्य प्रतीक्षायाम् आस्मः। अद्य अस्माकं प्रतीक्षा पूर्णतां गता। वयं सर्वे अपि करतलध्वनिना महोदयस्य स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्मः। इदानीम् अतिथिपरिचयार्थं स्वागतं च कर्तुं निवेदयामि देहली प्रांत सहमन्त्रिणं दिनेश यादव महोदयम्। सादरं नमांसि। मंचे अस्मिन् अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः वर्तन्ते। भारतस्य यशस्विनः स्वस्वक्षेत्रे कृतभूरि परिश्रमाः समेपि आचार्याः तेषां करतलध्वनिना अभिनन्दनं स्वागतं च वयं कुर्मः। इदानीम् अतिथीनां परिचयवेला। तत्रापि अस्माकं मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्तः वर्तते भारतस्य यशस्वी गृहमन्त्री, यस्य कार्यकाले कदापि यत् चिन्तनं न जातम् आसीत् तत् सर्वं जायमानम् अस्ति, तादृशः अमित शाह महोदयः। तेषां वयं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामः। तेषाम् अभिनन्दनाय अहम् आह्वयामि श्रीमन्तं सतीश लोहिया महोदयं, शशांक गुप्ता महोदयं च। अस्माकं न्यासस्य सदस्यः सतीश लोहिया महोदयः, शशांक गुप्ता महोदयः। अमित शाह महोदयस्य विषये एकः श्लोकः रचितः वर्तते। प्रभा यदा हि जायते सुरम्य भारते विभाति भारतीर्दौ सुपुत्र शाह नामकः रिपुश्च कंपते सदा विलोक्य तस्य चोग्रतां स विष्णुगुप्तवच्च लोकते अमितो सुसाहसः। पौनः पुण्येन करतलध्वनिना एतेषां सर्वेषां महानुभावानाम् अभिनन्दनं स्वागतं च वयं कुर्मः। इदानीं विशिष्टातिथिरूपेण अस्माकं मध्ये विराजमाना अस्ति अस्माकं देहली प्रान्तस्य मुख्यमन्त्री श्रीमती रेखा गुप्ता महोदया। तस्याः सम्माननाय अहम् आह्वयामि अस्माकं न्याससदस्यं प्रदीप गौल महोदयं, कार्यक्रमस्य सहसंयोजिकां नीलम गौड महोदयां च। रेखा हि गुप्ता हरिभूमि जाता सन्मुख्यमंत्री विजयाय सिद्धा भव्यं विधातुं च दुरात्रिलग्ना कालिंदी मातुः कृपया प्रसिद्धा। कालिंदी मातुः कृपया प्रसिद्धा। येषां कुशल नेतृत्वे मार्गदर्शने संगठन कार्यकर्तारः कार्यरताः वर्तन्ते, तादृशाः अस्माकं सर्वेषामपि पोषकः संगठनस्य अखिल भारत संगठन मंत्री श्रीमान जयप्रकाश वर्यः महोदयस्यापि वयं करतलध्वनिना अभिनन्दनं स्वागतं च कुर्मः। महोदयस्य सम्माननाय आह्वयामि उत्तरक्षेत्र अध्यक्षं प्रोफेसर यशवीर सिंह महोदयं, पुनः महाविद्यालय कार्यप्रमुखं प्रोफेसर रणजीत बेहरा महोदयम्।
प्रकाशः काशते दिव्यः प्रकाशो जयपूर्वकः भारती संस्कृता वाणी प्रकाशा जयपूर्विका। महोदयस्य प्रकाशेन वयं प्रकाशिताः स्मः। आदिनं निरन्तरं प्रवासं कृत्वा सङ्घटनकार्यं कथं वर्धेत तदर्थं प्रयत्नशीलः भवति अस्माकम् अखिल भारतीय सङ्घटनमन्त्री श्रीमान् जयप्रकाशवर्यः। सभायाम् अस्याम् अस्माकं प्रान्तस्य प्रान्ताध्यक्षः डॉक्टर वागीश बीजी महोदयः अपि समुपस्थितः वर्तते। महोदयः जीबी पंत चिकित्सालये सर्जन् अस्ति। महोदयस्यापि वयं करतालध्वनिना स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। महोदयस्य स्वागतं कर्तुम् आह्वयामि प्रान्तस्य साहित्यप्रमुखं देवेन्द्रवर्यं, प्रान्तस्य प्रशिक्षणप्रमुखम् आशुतोषमहोदयं च। वाग्देवतायां सद्भक्तियुक्तः गीरवाणदेव्या सुकृपा प्रसन्नः शान्तः सुशीलसम्पन्नतायां दक्षः सुवाण्यां वागीशभट्टः दक्षः सुवाण्यां वागीशभट्टः। येषां मार्गदर्शने अयं कार्यक्रमः प्रवर्तते। अस्माकं स्वागतसमितेः अध्यक्षः श्रीमान् कुलभूषण आहूजावर्यः अपि सभायां विराजमानः। महोदयस्यापि वयं करतलध्वनिना पुनः एकवारम् अभिनन्दनं कुर्मः। तेषां सम्माननाय आह्वयामि अस्माकं न्याससदस्यं प्रवीणकान्तमहोदयं सन्तोषपाठकवर्यं च। करतलध्वनिना वयमपि सम्माननं कुर्मः। कुलस्य भूषणो देवः आहूजेत्युपनामकः शाल्वालेत्यु अभिधानञ्च सदा संस्कृतिसेवकः। शोल्वाले इति नाम्नापि महोदयः प्रसिद्धः। महोदयस्य वयं वारं वारम् अभिनन्दनं स्वागतं च कुर्मः। धन्यवादः। इदानीं संस्कृतभारती देहली प्रान्ताध्यक्षं श्रीमन्तं वागीशमहोदयं स्वागतसम्बोधनाय सादरं प्रार्थयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मञ्चे विराजमानाः अतिथिमहोदयाः, कार्यक्रमे उपस्थिताः संस्कृतप्रियसज्जनबन्धुबान्धवाः, गण्यातिगण्याः, संस्कृतभारत्याः अतुल्यकार्यकर्तारः, अद्य वयं सर्वे 23 दिनाङ्कात् आरभ्य 3 दिनाङ्कात् पर्यन्तं संस्कृतभारती देहली प्रान्तद्वारा आयोजितस्य 8,100 शिबिर अभियानस्य सामूहिक समापन्नकार्यक्रमे उपस्थिताः स्मः। एषः कार्यक्रमः अस्माकं कार्यकर्तॄणां परिश्रमेण एव सम्पूर्णतया अत्यन्त यशस्वी जातम्। एतत् विषयं वक्तुम् अहम् अतीव हर्षं प्राप्नोमि। सर्वप्रथमं स्वागतशृङ्खलायाम् अद्य मुख्य अतिथिरूपेण मञ्चे उपस्थितः भारतसर्वकारस्य यशस्वी गृह एवं सहकारी मन्त्रिमहोदयस्य माननीयस्य अमित शाह महोदयस्य संस्कृतभारती पक्षतः अहं स्वागतं करोमि। अद्य अत्र विशिष्ट अतिथिरूपेण मञ्चे उपस्थिता देहली सर्वकारस्य जनप्रिय मुख्यमन्त्री
माननीयायाः रेखा गुप्ता भगिन्याः स्वागतं करोमि। अनन्तरं मुख्यवक्तारूपेण मञ्चे उपस्थितः अस्माकं प्रेरकः संस्कृतभारत्याः अखिलभारतसङ्घटनमन्त्री श्रीमान् जयप्रकाश महोदयस्य स्वागतं करोमि। अनन्तरम् अस्माकं स्वागतसमितेः अध्यक्षः श्रीमान् कुलभूषण आहूजा महोदयस्य स्वागतं करोमि। सभागारे उपस्थिताः अस्माकं सहयोगी अन्यसंस्थानां प्रमुखाः ज्येष्ठाः समाजस्य गणमान्याः पत्रकारबान्धवाः संस्कृतप्रेमिणाः बन्धुबान्धवाश्च सर्वेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे हृदयात् स्वागतं करोमि। एकवारं सर्वे मिलित्वा उद्घोषं कुर्मः। यदि अहं जयतु संस्कृतं वदामि, भवन्तः सर्वे जयतु भारतं वदन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं। नमो नमः। संस्कृतभारती देहली प्रान्तेन स्वीकृतस्य 8,100 संस्कृतसम्भाषणशिबिराभियानस्य प्रतिवेदनाय आह्वयामि अस्य अभियानस्य अभियानसंयोजकं विनायक हेगडे महोदयं कृपया प्रतिवेदनं प्रस्तौतुम् आगच्छतु इति। मंचासीनान् सर्वान् वरिष्ठान् नमस्कृत्य संस्कृत बान्धवाः भगिन्यश्च 8,100 शिबिराणाम् अभियानस्य समापन समारोहे वयं सर्वे उपस्थिताः स्मः। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र इति उद्देश्येन देहल्यां यत् कार्यं स्वीकृतम् अस्माभिः अनेकासां संस्थानां सहयोगेन पुनश्च कार्यकर्तॄणां सहयोगेन विभिन्न माध्यमेन यत् किञ्चिदपि सहयोगः प्राप्तः सर्वेषामपि परिश्रमः एतस्य पृष्ठतः महान् आसीत्। आहत्य अस्माकं लक्ष्यम् आसीत् 1,008 स्थानेषु शिबिराणि, किन्तु जनानाम् उत्साहं पश्यन्तु 1,038 स्थानानि पञ्जीकृतानि, यत्र ऑनलाइन माध्यमेन 16,000 जनाः पञ्जीकरणं कृतवन्तः, पुनः ऑफलाइन माध्यमेन 10,000 उपदशसहस्रं जनाः, एवम् आहत्य 25,000 जनाः एतादृश सम्भाषणशिबिरेषु 10 दिनेषु घण्टाद्वयम् इति 20 घण्टासु संस्कृतसम्भाषणम् अधीत्य अत्र सामूहिक समारोहे सर्वे एकत्रिताः सन्ति। सम्पूर्ण देहल्यां संस्कृतमय वातावरणं जातमस्ति बहुत्र। तत्र सेवा बसति मध्ये अपि शिबिरम् आसीत्, कार्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, पुनः विभिन्न मन्दिरेषु, सामूहिक भवनेषु एवं कृत्वा बहुत्र शिबिराणाम् आयोजनं जातम्। कुत्रचित् 70-80 संख्या अपि आसीत्, कुत्रचित् 10-15 संख्या अपि आसीत्। आहत्य 25,000 जनाः सोत्साहं अत्र भागं गृहीतवन्तः। तेषु आबालवृद्धाः, बालाः, युवकाः, युवत्यः, वृद्धाः, अधिकारिणः। एक विशेषता इत्युक्ते दिल्ली मेट्रो मध्ये अधिकारिणां कृतेपि संस्कृत सम्भाषण शिबिरं प्रवृत्तं। तत्र अधिकारिणः अपि संस्कृतेन सम्भाषणं ज्ञातवन्तः सन्ति। अत्र एतस्य अभियानात् पूर्वं प्रशिक्षणवर्गाः बहुजनानां, यतः 1,008 शिबिराणि सञ्चालयितुं प्रशिक्षणम् आवश्यकं। सामान्यविद्यालयेषु ये संस्कृतं पाठयन्ति सर्वे तत्र सम्भाषणं पाठयितुं न समर्थाः। तदर्थं विशेष प्रशिक्षणवर्गाः अपि आयोजिताः। पुनः
सह शिक्षकाः अपि योजिताः तत्र विभिन्नप्रान्तेभ्यः अपि केचन शिक्षकाः कार्यकर्तारः आगतवन्तः। एवं क्रमेण सर्वेषामपि महता परिश्रमेण एतत् कार्यं सम्पन्नं। मम सर्वेषु एकं निवेदनमस्ति, यत् कार्यम् अस्माभिः स्वीकृतं, यद् अधीतम्, एतत् पश्चात् वयम् एतत् न विस्मरामः। एतस्य अनुवर्तनं फॉलोअप निश्चयेन करिष्यामः। साप्ताहिकमेलनं निश्चयेन आगच्छामः। यत् पठितं यद् अधीतं संस्कृतसम्भाषणम् एतत् अस्माकं जीवने एकम् अङ्गभूतं भवतु इति निवेदनं कृत्वा अहं विरमामि। इदानीं श्रीमन्तं जयप्रकाश महोदयं प्रार्थयामि यत् अस्माकं स्ववचोभिः अनुगृह्णातु। श्रीमान् जयप्रकाश महोदय। निष्पन्दात्मनन्दिताखिलजगत्कन्दामनन्दप्रभां भाषत भावमरन्द्रचन्दन रसप्रस्यन्दनिस्यन्दनीं स्वच्छन्दामुदमोदमे दुर्मदामानन्दमन्दाकुनीं तां वृन्दारकबन्धवन्दितपदां वन्दामहे मातरं। पराम्बा भारत माता संस्कृत भारत्याः दिल्ली प्रान्तस्य अष्टोत्तरसहस्र शिबिराणां समापनवेलायां मञ्चे उपविष्टाः अस्य देशस्य गृहमन्त्री मान्यः अमित शाह महोदयः, अस्य राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखा महोदयः, अस्य प्रान्तस्य प्रान्ताध्यक्षाः वागीश महोदयः, अपि च अस्य कार्यक्रमस्य स्वागत समितेः अध्यक्षाः झण्डेवाला मन्दिरस्य समितेः महामन्त्रिणः कुलभूषण आहूजा महोदयः, उपमञ्चं विराजमानाः विभिन्नेभ्यः संस्था प्रमुखाः, विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः नगरेभ्यः आगताः समाजसेवकाः, सर्वेषां कृते प्रणम्य भवतां कृते यद् उक्तमासीत् प्रारम्भे कि अस्माकं प्रतीक्षा तु बहुकालात् चलति स्म कि संस्कृत कार्यक्रमे गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री प्रमुखाः इत्युक्ते कथनस्य अस्य भारतस्य ये प्रमुख स्थाने सन्ति यदि तेषां दृष्टि संस्कृतम् उपरि गच्छति चेत् निश्चयेन किमपि भवितुम् अर्हति। भारते वयं किमपि साधितुं शक्नुमः। एकं। द्वितीयं निवेदनं, संस्कृतं कस्यचित् स्थानस्य नास्ति, विशेषस्य नास्ति। यथा उक्तं संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वेषाम्। एतस्य उदाहरणम् अस्माकं पुरतः अस्ति। संस्कृत भाषा बहु सरला अस्ति, कठिनं नास्ति, वयम् आनन्देन ज्ञातुं शक्नुमः। किन्तु एतस्य पृष्ठे किमपि कार्यम् अस्ति चेत् एक नेरेटिव् करणीयं भवति। एक नेरेटिव् निर्मितम् अस्ति। उसके पीछे का कारण क्या? हम तो कहते हैं कि भारत की आत्मा संस्कृत है। भाषण में सभी कहेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, वैचारिक क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक के किसी भी क्षेत्र में होगा, संस्कृत के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोलेंगे। किंतु वस्तुतः भारतम यदि ज्ञातव्यम संस्कृतम अनिवार्यम। किमर्थम? यदि अहं गुजराती वदामि तो समाजः वदिष्यति एतः गुजरात। यदि अहं हिंदी वदामि तो ऐसा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भोजपुरी वदामि बिहार, मलयालम वदामि केरलम, तमिल वदामि तमिलनाडु, मराठी वदामि मराठी महाराष्ट्रता। एकैक राज्य से एकमेकं चिह्नम् अस्ति। भारतीय भाषाणाम् अस्ति, किन्तु सर्वासां भाषाणां पोषिका संस्कृतम् अस्ति। कारणं किं? संस्कृतस्य उपरि चिह्नं नास्ति। संस्कृतं भारतीयानां भाषा अस्ति, भारतस्य भाषा अस्ति। एकं। किन्तु इदानीं समये केवल अस्मिन् हॉल मध्ये जनाः न सन्ति। जितने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, इतनी ही संख्या इसी हॉल के नीचे बैठी हुई है। वहाँ स्क्रीन चल रही है, वो स्क्रीन में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतने लोग ही आए हैं, इसके नीचे ही इतनी संख्या बैठी हुई है। उन सबका प्रतीक्षा क्या था कि
कि संस्कृत के बारे में जो नैरेटिव बनाया गया कि समाज को कैसे तोड़ा जाए, भारत को कैसे क्षति पहुंचाई जाए, यह दूरगामी चिंतन किया गया। क्योंकि किसी के बारे में यदि एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, यदि विमर्श खड़ा किया जाए, तो उसको यदि 10 बार हम बोलेंगे तो उसको 10 बार में व्यक्ति स्वीकार लेगा। व्यक्ति अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो अपने आप धारणा बन जाएगी वो अच्छा नहीं है, चाहे हम उससे मिलें और चाहे ना मिलें। इसी तरह क्या हुआ कि भारत पर बहुत से आक्रमण हुए, समय समय पर हुए, किंतु कोई भारत के ऊपर दीर्घकाल तक एक दीर्घकालीन शासक नहीं रहा। कहीं कोई इधर आक्रमण किया तो कहीं शिवाजी खड़े हो गए, कहीं किसी ने आक्रमण किया तो राणा प्रताप खड़े हो गए। कहने का मतलब कहीं न कहीं वीर वीरांगनाएं खड़े होते गए अपनी अस्मिता और अधिष्ठान को बचाने के लिए। किंतु उसके बाद भी कुछ लोगों ने सोचा कि भारत को यदि नष्ट करना है तो क्या करना चाहिए। बोले यदि नष्ट करना है तो इनकी आत्मा को तोड़ो, यानी संस्कृति यद अस्ति संस्कृति सर्वदा तरलम भवति, पानी जैसे होती है संस्कृति, उसको पानी को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है। आप सामने वाले से कहेंगे मुझे पानी चाहिए तो वो आपको पानी नहीं देगा, वो आपको गिलास देगा, बोतल देगा, बाल्टी देगा, कुछ ना कुछ उसमें रख के पानी देगा, क्योंकि वो तरल है, बह जाएगा। तो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत जैसा पात्र जरूरी है। शास्त्रस्थ प्रतिष्ठेदे संस्कृतम संस्कृतिस तथा। तो कुछ लोगों ने, हमारे ही विरोधियों ने चिंतन किया कि इसके यदि पात्र को तोड़ देंगे तो भारत की संस्कृति अपने आप नष्ट होगी। बहुत सा प्रयत्न किया, पात्र तोड़ा कैसे जाए, तो भारत में आकर के उसके बारे में अध्ययन भी किया, चिंतन भी किया। अंत में यह कह दिया गया कि एक ऐसा नैरेटिव बनाइए, तो नैरेटिव खड़ा किया गया संस्कृतम कठिनम, संस्कृतम वर्ग विशेष, संस्कृतम स्थान विशेष, संस्कृतम बदामा चेत अशुद्धम बदामा चेत पाप भविष्यति। यदि गलत बोलेंगे तो पाप लगेगा। तो हमारे तो लोग बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं अपने धर्म से, उन्होंने कहा हम इससे अच्छा बोलेंगे ही नहीं, तो उन्हें बोलना ही बंद कर दिया। कहने का मतलब कि यदि संस्कृतम सर्वत्र अस्ति, संस्कृतम सर्वेषाम अस्ति, प्रत्येक शिक्षा क्षेत्रे विभिन्न संस्थासु संस्कृतम यदि अस्ति, सर्वेषाम लोगो तो भवति किंतु आचरणम संस्कृतेन न भवति। वयम यदा संस्कृतज्ञा नाम निर्माणम कुर्मः, हम सब मिल करके यहाँ पर जो बताया 25,000 लोगों ने संभाषण शिविर में भाग लिया। संस्कृत भारती का काम आज भारत में 658 जिलों में है। 850 अधिक 600 देशेषु जनपदेषु संस्कृत भारती अस्ति। भारत के बाहर 28 देशों में संस्कृत भारती का कार्य चल रहा है। संस्कृत भारती के कार्यकर्ता वो संस्कृत पढ़ के आते हैं ऐसा नहीं है, संस्कृत अनुरागी, संस्कृत प्रेमी, संस्कृत अभिमानी आइए, हम संस्कृत बोलना उसे 10 दिन में सिखाते हैं। भाषा यदि आ जाएगी तो शास्त्र में जो कुछ निहित है वो बाहर आ जाएगा। नहीं तो सिर्फ हम अपनी विज्ञान बाहर प्रदर्शनी लगी हुई है, फिजिक्स, बॉटनी, मेडिसिन, साइंस सब में संस्कृत बोलते हैं, किंतु भाषण में या आचरण में तो हम सबको मिल करके इसको आगे लाना पड़ेगा। तो इसका अनुवर्तन जो विनायक जी ने कहा कि सबको अनुवर्तन की आवश्यकता है, और जिस जिस क्षेत्र में हम संस्कृत ला सकते हैं, संस्कृत के उसमें चिंतन कर सकते हैं, संस्कृत में हम उसका क्या, संस्कृत और फिजिक्स संस्कृत या बॉटनी संस्कृत या मेडिसिन संस्कृत या विधि, इनका भी तत्व कर सकते हैं। हम विधि का उदाहरण दें या मेडिसिन का उदाहरण दे, हम बात तो चरक सुश्रुत की कर देंगे, धर्म दंड की बात कर देंगे, लेकिन जो शास्त्रों में निहित है उसको क्या बताएंगे। तो बाहर निकालने का काम एक लघु कथा थी। एक ज्योतिषाचार्य थे, उनके पास में एक सज्जन गए, बोले आपकी परीक्षा ले लेते। उनने मुट्ठी पे बता, बोले इसमें क्या रखा है। आचार्य ने उत्तर दिया, बोले इसमें कोई जीव है आपके। बोले जीव कौन सा है, कलर क्या उसका, वर्ण क्या है। उनने बताया कि भाई सफेद है, काला है, जो भी उत्तर दिया सही निकला। उनने तीसरा प्रश्न किया, बताइए ये जीवित है या मरा है। ज्योतिषाचार्य चिंतित पड़ गए, बोले यदि मैं कहता हूं ये जीवित है तो मुट्ठी मसल देगा, वो मर जाएगा, मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। यदि मैंने कहा कि जीवित है या मैंने कहा मृत है, मुट्ठी खोल देगा, उड़ जाएगा, मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसका जीवन तुम्हारे हाथ में है। तो संस्कृतस्य जीवनम भारतीय नाम हस्ते अस्ति। यदि वयम इच्छामः तो बहु किमपि साधितुं शक्नुमः, यदि न इच्छामः किमपि कर्तुं न शक्नुमः। अहम तो केवलम नाम्ना मुख्य वक्ता हम अद्य नास्मि। अस्माकं प्रतीक्षा बहुकालात् आसीत्
कि अस्माकं मंचे भारतस्य प्रमुखाः केचन आगच्छेयुः। देहल्यां विश्व सम्मेलनं जातम, दिल्ली में विश्व सम्मेलन किया 19 में। वहां पर हमें अमित जी का समय भी मिल गया। वो 21 देशों से लोग आए थे, उसमें 12,000 संख्या थी। 4 दिन तक वो रुके दिल्ली में आकर के। लेकिन उसी दिन हमारे सौभाग्य का विषय कि राम मंदिर का निर्णय आया सुबह 9 बजे, और राम अपने कार्यक्रम का उद्घाटन भी सुबह 9 बजे। इस कारण से अमित जी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। चलिए, वो भी अच्छा कार्य हुआ, किंतु वहां तो 21 देशों से लोग आए थे उस कार्यक्रम में। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन से सब प्रसन्न हो गए कि प्रतिनिधित्व अमित जी वहां कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पर 1,000 लोगों का 1,000 स्थानों पर संभाषण शिविर करके अमित जी को आमंत्रण दे कि अमित जी आइए, और संस्कृत का जो ये शक्ति है, संगठने यत् संस्कृतम अस्ति भवन्तः पश्यन्तु, संस्कृत अनुरागीणाम, संस्कृत प्रेमीणाम, संस्कृताभिमानीनाम न्यूनता नास्ति, वयं सर्वे मिलित्वा बहु किमपि साधितुं शक्नुमः। तो यदि भवतां सर्वेषां सहयोगः। अंतिमं वाक्यम, संस्कृत भारती के कुछ कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। प्रधानमंत्री जी तो सभी संगठनों के कार्य के बारे में जानते हैं, अमित जी भी जानते हैं, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी में भी रहे, अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे, तो स्वाभाविक है बैठकों में सभी का व्रत सुनना, जानना, और भी कार्यकर्ता जाके व्रत निवेदन करते ही हैं कि ऐसा चल रहा है। उन्होंने पूछा आपके आयाम कितने हैं, आपके कार्य विभाग कितने हैं, कैसा काम चल रहा है, कितने स्थानों पर है, क्या है। उन्होंने मोदी जी ने कहा मेरा एक परामर्श है आपको, आप लोग सुभाषित भी घर घर पहुंचाइए, सबके मुख में संस्कृत के सुभाषित होने चाहिए। उनका जो अर्थ तत्व है वो निकल करके समाज यदि स्वीकारेगा तो हो सकता है उनके बालकों पर भी वो संस्कार आ जाएंगे। संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं ने चिंतन किया। संस्कृत भारती का प्रकाशन वर्तमान में 350 प्रकाशन है, संस्कृत भारती के सभी स्तर का प्रकाशन है। आप उस प्रकाशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर उसकी संभाषण पत्रिका जाती है, जो कि मात्र भारत के अंदर एक ध्वनि पत्रिका है। बाकी पत्रिकाएं तो आप पढ़ेंगे, उस पत्रिका को पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, मतलब संस्कृत में ही ध्वनि पत्रिका है वो भी 28 देशों में जाती है। इस तरह से तो सुभाषित किसने बनाया? तो इसी तरह के संभाषण शिविर में भाग लेने वाले बंधु IIT, IIM भारत के कुछ संस्थानों को मिला करके एक संभाषण शिविर चलाया गया। उस संभाषण शिविर में भाग लेने वाले बंधुओं ने एक सुभाषित प्रतिदिन बोलना यह निश्चय किया, और वह सुभाषित पुस्तक निकाल करके समाज को दी गई। वही पुस्तक मैंने अभी अमित जी के हाथ पे दी कि यह मोदी जी के कथनानुसार संभाषण शिविर के छात्रों के द्वारा बनाई गई पुस्तक है। तो हम समाज से ही समाज में पढ़ा करके और समाज में ये कार्य कर सकें, ये संस्कृत भारती का चिंतन, संस्कृत भारती का उद्देश्य। और संस्कृत भारती जन भाषा भवतु इति लक्ष्यम, किंतु यदा पर्यंतम समान चक्रस्य आवश्यकता अस्ति। समानता, जितना अधिकार सरकार का है उतना ही अधिकार समाज का है। यदि सरकार ने कुछ सहयोग किया तो समाज को भी उतना ही सहयोग करना पड़ेगा कि उनकी योजनाओं को हम मिलकर के साथ में लें और आगे बढ़ें। तो हम सब का अर्धम अर्धम, यानी 50% समाज का 50% सरकार का, इस तरह से मेरा निवेदन है कि आप भी 50% के रूप में चिंतन करें और जो है समाज भी 50% के रूप में चिंतन करे। ये दोनों चिंतन मिलकर सत्स्वरूप हो जाएंगे। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। अस्माकं मध्ये विशिष्टातिथिरूपेण विराजिता अस्ति देहली राज्यस्य यशस्विनी मुख्यमंत्री आदरणीया रेखा गुप्ता महोदयां निवेदयामि स्ववचोभिः अस्मान् प्रेरयतु। उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, आदरणीय बंधुवरों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और
मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूं। आदरणीय जयप्रकाश जी, जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं संस्कृत भारती के, और जिनका ओजस्वी वक्तव्य अभी हम सब ने सुना, कितने साधारण शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही और ये समझाने का प्रयास किया कि आज के इस वक्त में, आज के समय में समाज को संस्कृत भाषा इस्तेमाल करने के लिए क्यों प्रेरित करना आवश्यक है। मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर बागीश भट्ट जी, जो प्रांत अध्यक्ष हैं संस्कृत भारती के, आपने भी संस्कृत भारती के माध्यम से पूरे प्रांत में जो प्रकल्प लिया और 1000 से ज़्यादा स्थानों पे जिस तरीके से 15 दिन के ये शिविर चले और उन शिविरों के माध्यम से हजारों लोगों ने संस्कृत भाषा का रोज की भाषा के रूप में, किस तरीके से बोलचाल के रूप में संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक महायज्ञ दिल्ली में आपने आयोजित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। परम आदरणीय श्रीमान कुलभूषण आहूजा जी, जो महामंत्री है झंडे वाली माता मंदिर के, आपका भी विशेष स्नेह संस्कृत भारती परिवार के साथ हमेशा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय योगेश जी, आदरणीय सभी विधायकगण और उपस्थित मेरे बंधुओं, हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली के महापौर आदरणीय राजा इकबाल जी, सभी बहुत ही सम्मान के योग्य बंधु यहाँ उपस्थित हैं। और सबका स्नेह, सबका समर्पण निश्चित रूप में अपनी मातृभूमि के लिए है। जब मैं इस विषय पे मैं क्या बोलूं सोच रही तो मेरे मन में बहुत साधारण शब्दों में मैं कहूं कि एक परिवार की अगर हम पृष्ठभूमि लेते हैं तो एक बड़ी माँ हुई, जिसे कभी नानी कह सकते हैं, उनकी बहुत सारी बच्चे हुए जिसे हम माँ कह सकते हैं, माँ के आगे हम और छोटे छोटे बालक हुए। तो हमारा स्नेह हमारी माँ से तो पूरा है, पर समय के साथ चलते चलते कहीं वो हमारी बड़ी माँ, वो हमारी नानी, वो हमारी दादी से हमारा लगाव छूट सा गया। भूल से गए हम उसको कि असल में तो हमारी जननी वही है, असल में तो हम आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। और शायद हमारे इस समाज में भारत की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संस्कृति भाषा का हमारा वही स्थान है कि संस्कृत जिसमें हमारे सभी वेद, हमारे सभी उपनिषद, जिसमें हमारे हर एक योग सूत्र, दर्शन, रामायण, महाभारत, हर चीज जो हमारी संस्कृत में लिखी हुई है, उस संस्कृत को धीरे 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 हमने अपनी दिनचर्या से दूर कर दिया और एक मुश्किल सा टारगेट, एक मुश्किल सा लक्ष्य मान लिया कि भाई संस्कृत तो डिफिकल्ट है, हम बोल नहीं सकते। और थोड़ा सा उसके प्रति सम्मान भी हमारी निगाह में कम हुआ। आज यदि हमारा बच्चा सर फ्रेंच बोलता है, जर्मनी बोलता है, कोई और भाषा बोलता है या अच्छे से इंग्लिश बोलता है, तो हमें बड़े सम्मान की अनुभूति होती है। लगता है कि देखिए कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ा लिखा है। परंतु वही बच्चा, वही बालक संस्कृत में बात करे, संस्कृत का महारथी हो, तो हमें इतना बेहतर नहीं लगता, हम उसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं मानते। पर असल में तो जो पूरा इस सृष्टि का सार है,
जो हमारे ज्ञान का भंडार है, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, ब्रह्मशिला हो, जो भाषा का माध्यम था वो संस्कृति ही थी। और आज भी यदि मैं अपने मन से कहूं कि मेरी माँ ने यदि मेरे लिए कोई पाती लिख करके छोड़ी है, वो कोई और मेरे लिए पढ़ के सुनाए तो उसका भाव कुछ और होगा, यदि वो मुझे पढ़नी आए तो उसका भाव कुछ और होगा। तो जो पूरे भारत का इतिहास गौरव जिस भाषा में लिखा गया है, हमारी संस्कृति जिस भाषा में दर्ज है, जो पूरे के पूरे विश्व में 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, और जब मैं और उसके बारे में खोज रही थी तो मैंने देखा कि नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पे शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। और उससे भी अधिक ये एक बहुत ही आज के युग में यदि मैं उपयोगिता समझती हूँ, लोग कहते हैं भी क्या करना है हमें, तो जब जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है, उसका आधार वैज्ञानिक है। और हमारे देश में जितनी भाषाएं आज हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही कहा जयप्रकाश जी ने कि हर प्रांत ने अपनी अपनी भाषा तो अपना ली, उसको मातृभाषा के रूप में बोल दिया, परंतु सही मायने में जो हमारे मातृभाषा है वो है तो संस्कृत ही। जो हिंदी, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी भाषाएं संस्कृत की शाखाएं हैं। और आज के इस युग में हम अपनी धरोहर को रख के भूल जाएं, उसे याद ना करें, तो इससे ज्यादा हम अज्ञानी और क्या होंगे। इस धरोहर से देश चल रहा है, विश्व चल रहा है, विज्ञान चल रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है। आज विश्वगुरु यदि भारत को बनना है तो संस्कृत के माध्यम से हमें और ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा और इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। मुझे खुशी है दिल्ली सरकार जो संस्कृत के लिए काम कर रही है, हमारी इस बहुत ही सुंदर भाषा के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगभग 750 पीजीटी शिक्षक हैं और 3250 टीजीटी शिक्षक हैं जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं हमारे स्कूलों में। और हर वर्ष हम लोग लगभग 10 करोड़ का ग्रांट विशेष रूप से संस्कृत के शिक्षण के लिए देते हैं। और संस्कृत दिल्ली सरकार के स्कूलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, नई पौध का इसमें पूरा इंटरेस्ट रहे, इसके लिए हमने संस्कृत अकादमी बना करके अलग अलग समाज के साथ मिल करके संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। उसके लिए भी हमने करोड़ों रुपए का फंड रखा है। और अभी जो ये सारे शिविर हुए, इसमें भी दिल्ली सरकार और संस्कृत भारती ने मिलकर के काम किया। और जिसमें आपने जो शिविर लगाए 1008 शिविर जो लगे, उसमें हमारी संस्कृत अकादमी ने मिलकर के पूरा काम किया और 11,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए और 900 स्थानों पे ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। और संस्कृत अकादमी जो है 1887 से दिल्ली सरकार की यूनिट बन करके काम कर रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से जब और ज्यादा सोचती हूं तो अपनी जिम्मेवारी को अधिक तरीके से मैं संस्कृत भाषा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिल्ली सरकार के माध्यम से इसका उत्थान हो सके, जन जन तक ये पहुंचे, बच्चों में इसके महत्व को हम बता सकें, शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं दे सकें। और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें संस्कृत का एक बहुत ही गहन अध्ययन, रिसर्च
और माध्यम बने ये नई नई टेक्नोलॉजीज में उपयोग करने के लिए, इसके लिए सरकार जरूर प्रयास करेगी। एक अद्भुत भाषा संस्कृत, मुझे खुशी है कि मैं अभी सर से पूछ रही थी कि सर आपने संस्कृत जरूर पढ़ी होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो धारा प्रवाह बोल भी सकता हूं। तो मैं तो डरती हूं। मैं जब शपथ ले रही थी सर मुख्यमंत्री की, तो बड़ा संस्कृत भारती से निवेदन था कि भी संस्कृत में लीजिए। रात तक मैंने विचार बनाया कि संस्कृत में लूंगी, कई बार पढ़ा भी उसे, फिर लगा कि कोई गलती हो गई तो भाई वो क्या मुख्यमंत्री जी ने पहली अपनी शपथ में ही गलती कर दी, ऐसा सोच के मैंने संस्कृत में नहीं पढ़ा। माफी मांग ली कि मैं इस बार हिंदी में पढ़ती हूँ, कोई और मौका आया तो जरूर मंच से संस्कृत में अपना प्रणाम दूंगी। पर मन से अपनी इस देव लिपि का मैं बहुत सम्मान करती हूँ और चाहूंगी कि इस धरोहर को हम आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं और सबके मन में इसके लिए स्थान बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई इस पूरे शिविर के लिए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आने के लिए और अपने देश की संस्कृति को सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम कार्यक्रमार्थम आह्वयामि उत्तर क्षेत्र मंत्रिणं कौशल किशोर महोदयम्। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम, नमः सभायै। इदानीं मुख्यमंत्री महोदया उक्तवती कि मैंने बहुत अभ्यास किया और संस्कृत में शपथ ग्रहण नहीं किया, इसका खेद है। किंतु एतस्याः एव विधानमंडले 9 जनाः संस्कृतेन शपथ ग्रहणं कृतवन्तः। एतस्मिन् ऐतिहासिके कार्यक्रमे अयमपि एकः ऐतिहासिकः कार्यक्रमः। एते 9 जनाः नवरत्नरूपेण देहल्यां संस्कृतकार्याय संकल्पबद्धाः सन्ति। इदानीं वयं जानीमः भारते तथा च देहली राज्ये भारतनिष्ठः, भारतीनिष्ठः, संस्कृतनिष्ठश्च सर्वकारः अस्ति। अस्माकं गौरवविषयः। देहल्यां मतदानपरिणामः आगतः। तस्मिन् एव रात्रौ अस्माकं कार्यकर्तारः रचनां कृत्वा 100% विधायकानां गृहं गत्वा निवेदितवन्तः संस्कृतेन शपथ ग्रहणं कर्तुं। 100% विधायकों के घर जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने संस्कृत में शपथ ग्रहण के लिए आग्रह किया था। वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी से हों, सर्वेषां 100% जनानां पूर्ण सहमति, पूर्ण सम्माननं संस्कृतस्य कृते आसीत्। अतः संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र। संस्कृत भारती संघटनम् एतेषां 9 विधायकानां स्वागतं कृत्वा धन्यताम् अनुभवति। संस्कृत भारती संघटनस्य एतद् मूल दायित्वं, मूल कार्यम् अपि अस्ति। संस्कृते शपथं कृत्वा दिल्ल्यां वैभवदर्शनं मानन्तु संस्कृतस्यैव कुर्वत् संस्कृत भारती, कुर्वत् संस्कृत भारती। वस्तुतः यह सम्मान व्यक्ति विशेष का नहीं है,
अपितु संस्कृत का ही सम्मान है। अहम विधायकानां सम्मान क्रमे अस्माकं महनीय अतिथि महोदयं देशस्य गृह सहकारिता मंत्री महोदयं निवेदयामि। तस्मिन् क्रमे सर्वप्रथमं कर्नैल सिंह महोदयं निवेदयामि, कृपया मंचम् आगच्छतु। इंद्रप्रस्थस्य सिंहोऽयं कर्नैलेति संगितः, क्षेत्रं सकूरवस्ती च गीर्वाण्या ध्वजवाहकः। एतादृशः अस्माकं कर्नैल सिंह महोदयः गृहमंत्री महोदयम् अन्य अतिथिं च निवेदयामि यद् एतेषां स्वागतं क्रियताम्। एषः महोदयः सर्वदा संस्कृत कार्यार्थं, धर्म कार्यार्थं, सनातन कार्यार्थं सर्वदा कटिबद्धः भवति। एतेषां वारं वारं अग्रिमं भगिनी नीलम पहलवान महोदय, कृपया मंचम् आगच्छतु। नीलमश्चंद्रप्रस्थे भोः पहलवानोपनामिका श्रीयुता संस्कृता देवी वदनं चाभिनंदनं वंदनं चाभिनंदनं। नीलम भगिनी महोदया। एतदनन्तरं श्री गजेंद्र सिंह यादव महोदयः देववाचा प्रतिज्ञातः सिंहो गजेंद्र यादवः इंद्रप्रस्थे सभायां वै आशीर्भवतु सर्वदा, आशीर्भवतु सर्वदा श्रीमान गजेंद्र सिंह यादव महोदयः। एतदनन्तरं अजय महावर महोदयः, कृपया मंचम् आगच्छतु। अजय महावर महोदयः देहल्याः घोंडा क्षेत्रस्य विधायकः। महावरो जय श्रीमान घोंडा क्षेत्र विधायकः संस्कृतं शपथं कृत्वा गौरवाह्लादपूरितः एतादृशः अजय महावर महोदयः। जितेंद्र महाजन महोदयः अत्र उपस्थितः अस्ति। एतदनन्तरं जितेंद्र महाजन महोदयः रोहतास विधानसभायाः विधायकः, बहुवारं विजयं प्राप्तवान्। महोदयं निवेदयामि मंचम् आगच्छतु। महाजनो जितेन्द्रोऽयं रोहताश विधायकः शुभं च मंगलकार्यं कर्तुमुद्यते मुदा। एतादृशः जितेन्द्र महाजन महोदयः। एतेषु सर्वेषु विधायकेषु मम सादरं निवेदनमस्ति। संस्कृत में शपथ ग्रहण करने वाले सभी विधायकों से सादर प्रार्थना निवेदन है, हम और आप मिलके इस इंद्रप्रस्थ को संस्कृतमय इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवादः। सम्प्रति देशस्य यशस्वी गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्रिणं श्रीमन्तं अमित शाह महोदयं निवेदयामि, स्व ओजपूर्ण वचोभिः अस्मान् प्रेरयतु। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई आवाज ऐसी हो गई है, जरा जोर से बोलना चाहिए। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली की सम्माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रांत अध्यक्ष संस्कृत भारती डॉक्टर वागीश भट्ट जी,
श्रीमान जयप्रकाश जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्री कुलभूषण आहूजा जी हमारे वरिष्ठ अधिकारी है और कई सारे देवस्थानों के साथ जुड़कर समाज सेवा के काम में लगे हैं। और आज रविवार के दिन दोपहर का समय निकालकर संस्कृत भारती के कार्यक्रम में आए हुए सभी संस्कृत प्रेमियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं संस्कृत भारती को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली शहर में 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन करना वो अपने आप में एक साहसिक काम है और इसकी पूर्ति कर रविवार की दोपहर को कार्यक्रम दिल्ली में करना वो और साहसिक बात है। इसलिए मैं संस्कृत भारती को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर कई सारे ऐसे लोग भी उपस्थित हैं जिन्होंने इस संभाषण शिविरों में हिस्सा लिया है। मुझे विश्वास है इसमें कई लोगों ने पहली बार संस्कृत को बोलने का प्रयास किया होगा और मेरे स्व अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, जब आप संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, धीरे धीरे संस्कृत में सोचना शुरू करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये आवाज मेरे गले से नहीं, मेरी आत्मा से निकल रही। जयप्रकाश जी थोड़ी चिंता कर रहे थे कि कई सालों की गुलामी में संस्कृत को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। जयप्रकाश जी, संस्कृत के ह्रास की शुरुआत गुलामी के कालखंड के पहले हुई। ईस्वीसन पूर्व 300 से संस्कृत के ह्रास की शुरुआत हुई और मैं संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जिस चीज को यहां तक गिरते गिरते 2300 साल हुए हैं, इसको उठाने में भी समय लगेगा। बहुत धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। जो आपने बीड़ा उठाया है वो लंबे समय तक करें, मगर ये निश्चित है कि अब संस्कृत उत्थान के अनुकूल वातावरण इस देश में उपलब्ध है। चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, चाहे सोच हो, वो संस्कृत और संस्कृति के उत्थान के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और परिणाम लाने के लिए भी वचनबद्ध है। इसलिए निश्चित रूप से इसकी गति भी बढ़ेगी और काम भी आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, संस्कृत एक प्रकार से भारत की आस्था है, हमारी परंपरा है, ये सत्य है, नित्य है, सनातन है। इसके साथ साथ ज्ञान और ज्ञान की ज्योति दोनों एक प्रकार से संस्कृत में ही समाहित है। और रेखाबेन ने ठीक ही कहा, भारत के अधिकतर भाषाओं की मां संस्कृत है, संस्कृत उसकी जननी। और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है, भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है। और संस्कृत के प्रचार और प्रसार और उत्थान के लिए लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपने काम का तय किया, काम करने का तय किया, उस दिन आपने ज्ञान के भंडार को भारत के लिए उपलब्ध कराना और न केवल भारत, समग्र विश्व को अनेक प्रकार के ज्ञान के भंडार से आप परिचित कराते हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मैं मेरे अभ्यास के आधार पर कह सकता हूं, अनेक विषयों में
हजारों साल से जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो उसका अमृत निकला, वो अमृत संस्कृत में ही संग्रहित कर कर यहां पर रखा गया है। चाहे व्याकरण हो, चाहे संगीत हो, योग हो, आयुर्वेद हो, रसायन विज्ञान हो, अंतरिक्ष ज्ञान हो, गणित हो, भूमिति हो, कालगणना की वैज्ञानिक पद्धति हो या पर्यावरण का संरक्षण हो, हर क्षेत्र के अंदर संस्कृत में इतना सारा ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के भंडार उपलब्ध है, जो मैं मानता हूं समग्र विश्व को उपलब्ध होने चाहिए। और हम ज्ञान की पेटेंट करने वाले देशों में से नहीं हैं। ज्ञान पर किसी का नाम नहीं होता है, और हमारे वेद और उपनिषद, उसमें कहीं पर भी रचयिता का नाम नहीं है। वो ईश्वर ने दिए हैं और सबके लिए उपलब्ध है। इसी तरह से संस्कृत के अंदर वेद, उपनिषद, सुभाषित और अनेक प्रकार की पांडुलिपियों में जो ज्ञान है, ये पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और संस्कृत भारती जो काम कर रही है, वो ज्ञान के इस पिटारे को दुनिया को उपलब्ध कराने की दिशा में पहला कदम है। जो लोग संस्कृत के लिए काम करते हैं, वो ऐसा न समझे कि हम दुनिया की अनेक भाषाओं में से एक भाषा के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसी भाषा है जो न केवल सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, इसके व्याकरण की कोई जोड़ नहीं है। दुनिया में छंद और मात्रा अगर सबसे पहले किसी भाषा में संशोधित किए गए और पद्य साहित्य को गेय स्वरूप में याद रखने के लिए छंद और मात्राओं का उपयोग किया गया, वो केवल और केवल संस्कृत में किया गया। और इसी के कारण आज भी संस्कृत जिंदा है। और आज यहां पर 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों का सामूहिक समापन समारोह हुआ है। तब मैं हृदय से संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 23 अप्रैल से लेकर 10 दिन तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने संस्कृत का परिचय भी बनाया। अगर परिचित होंगे तो फिर से इसको अपनी स्मृति में संजीवन करने का काम किया और बोलने का अभ्यास भी किया। और मुझे विश्वास है जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आने वाले दिनों में उनकी रुचि संस्कृत में जरूर बढ़ेगी। मित्रों, आज मैं संस्कृत भारती के कार्यक्रम में आया हूं, तब मैं बहुत आशाओं के साथ कह सकता हूं कि संघ और संस्कृत भारती ने जब संस्कृत के पुनरुत्थान को पकड़ा है, तब विजय निश्चित ही संस्कृत प्रेमियों की होने वाली है। संघ ने जो जो अभियान अब तक लिए हैं और संस्कृत भारती के कामों को मैंने जाना है। इस बार तो बहुत बैठना नहीं हुआ, मगर 2019 में जब निमंत्रण देने आए थे तब काफी बैठना हुआ था। लगभग संस्कृत भारती ने 81 से लेकर अब तक 1 करोड़ लोगों को संस्कृत बोलने का परिचय कराने का काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं 1 करोड़ लोगों को, जिनको संस्कृत जरा भी नहीं आती है, इनको बोलने का प्रयास और बोलने का एक प्रकार से इनकी प्रैक्टिस कराने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा संस्कृत सिखाने वाले लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित करने का काम किया है। 6000 परिवार ऐसे बने हैं जो आपस में केवल संस्कृत में बात करते हैं, और 4000 गांव देश में ऐसे बन चुके हैं, पूरे गांव का व्यवहार सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है। 4500 केंद्र 26 देशों में बने हैं, और 2011 में विश्व का सबसे पहला विश्व संस्कृत पुस्तक मेला, उसका भी आयोजन करने का यश संस्कृत भारती को जाता है। और उज्जैन में
2013 में जो साहित्योत्सव हुआ उसको भी संस्कृत भारती ने आयोजित किया। संस्कृत भारती का ये जो प्रयास, उसने न केवल देश की जनता के मन में संस्कृत की रुचि बनाई, धीरे 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 संस्कृत की स्वीकृति भी बढ़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास, ये तो देसी भाषाओं का है, बोलियों का है। हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है कि 12 योजन दूर जाए तो एक बोली नई बनती है। हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, मगर कोई अपनी माँ से कटकर नहीं रह सकता। देश की लगभग सारी भाषाओं की माँ संस्कृत है, और इसलिए संस्कृत जितनी समृद्ध होगी, संस्कृत जितनी सशक्त होगी, उतनी ही देश की हर भाषा और हर बोली को एक ताकत मिलेगी। वेद और उपनिषद के ज्ञान को बहुत सरल कर हमारे संस्कृत सुभाषितों में हमारे महात्माओं ने रखा है। योग, मनोविज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, विज्ञान के हर प्रकार, ये सभी के अमूर्त सिद्धांतों को छोटे छोटे श्लोकों में ढालकर इतने सुंदर तरीके से रखे हैं, शायद ही कोई शिक्षक ये काम कर पाएगा। इतना अच्छा काम हमारे मुनियों ने करा है, हमारे ऋषियों ने करा है, हमारे चिंतकों ने और विचारकों ने करा है। और संस्कृत भारती ये पूरे पिटारे को आज भारत और विश्व के सामने खोलने का काम कर रही है। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तब विश्व को आश्चर्य लगता है, मगर उनको मालूम नहीं है वसुधैव कुटुंबकम जिस जगह से आया है, वो जगह में ये सोच बच्चे बच्चे में हमारी संस्कृति और संस्कार के कारण आज मिलती है। हमारे कई मठों ने, विशेषकर श्रृंगेरी मठ और ज्योतिर्मठ ने ढेर सारा साहित्य संजो कर रखा है, और कई सारे शास्त्र भी इसमें संजो कर रखे हैं। और दुनिया के ढेर सारे विचारकों ने, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, मैक्स मुलर हो, निकोला टेस्ला हो या जोहान्स केपलर हो, ये सभी ने संस्कृत को सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम संस्कृत के हास के इतिहास को ज्यादा स्मरण करने की जगह संस्कृत के उत्थान के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब ऐसा समय नहीं है, देश में एक अनुकूल वातावरण है जिसके माध्यम से संस्कृत का विकास हो सकता है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने संस्कृत के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लाया है। अष्टादशी योजना, लगभग 18 परियोजनाओं को हमने लागू किया है। दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दोबारा प्रिंट करने के लिए वित्तीय सहायता भी भारत सरकार देती है। प्रख्यात संस्कृत पंडितों की सम्मान राशि में भी बढ़ोतरी की है। नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर फोकस किया है। इसका एक बहुत बड़ा वर्टिकल स्तंभ संस्कृत भी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपग्रेड भी हमने किया है। शास्त्र चूड़ामणि योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को अध्यापन के लिए नियुक्त करने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम अगर सरकार ने किया है तो हमारी संस्कृत और हमारी प्राकृत भाषाओं में बिखरी हुई, देश भर में बिखरी हुई पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए लगभग 500 करोड़ के बजट से एक अभियान चलाया गया। और मुझे विश्वास है कि जब पांडुलिपियां एकत्रित होगी, वो जिस भाषा में है, संस्कृत और हमारी प्राकृत भाषाओं में पड़ी है,
इनके विद्वान जब इसका सरल अर्थ आज की भाषा में करेंगे, इसके संरक्षण और संवर्धन की वैज्ञानिक व्यवस्था प्रस्तापित होगी, उस वक्त दुनिया के लिए अद्भुत ज्ञान का खजाना खुलने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान भारतम मिशन की 500 करोड़ के एक बेसिक कोष के साथ शुरुआत की है और हर बजट में इसके लिए आगे पर इसके लिए एक निश्चित राशि दे दी जाएगी। लगभग अब तक 52 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटीकरण भी हो गया है और namami.gov.in पर 1,37,000 पांडुलिपियां उपलब्ध कराई गई है। दुर्लभ पांडुलिपियों का अनुवाद और उसके संरक्षण के लिए एक हर विषय के, हर भाषा के विद्वानों की टीम भी गठित की है और बहुत थोड़े समय में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, संस्कृत भारती ने जो काम 81 से लेकर आज तक किया है, इसकी जोड़ ढूंढना बहुत कठिन है और मैं बहुत पवित्र हृदय से बताना चाहता हूं, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अगर मुझे कोई कहता कि संस्कृत भारती के लिए काम करना है तो इतना साहस मुझ में नहीं है जो संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं में है। एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा काम लेकर संस्कृत भारती ने एक मकाम तक, एक स्तर तक पहुंचाया है जहां से आगे विजय ही विजय है, पराजय का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के मंच से देश भर के लोगों को संस्कृत भारती के माध्यम से ये जो प्रयास चल रहा है, इसका समर्थन करने का, इसका संवर्धन करने का और इसको गति देने के लिए अपील करना चाहता हूं। मैं हृदय से मानता हूं कि संस्कृत के उत्थान में ही, संस्कृत के प्रचार प्रसार में ही और संस्कृत में पड़े ज्ञान को संकलित कर कर, सरल कर कर लोगों के सामने रखने में ही दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से संस्कृत के ज्ञान के भंडार से हो सकता है। और मैं ये कोई ऐसे कार्यक्रम में भाषण करने नहीं आया हूं, मेरे मन के मनोभाव अभिव्यक्त करने के लिए आया हूं। मैं फिर से एक बार संस्कृत भारती के काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को और संस्कृत के लिए काम करने वाले सभी विद्वत जनों को बहुत बहुत प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।